डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जावेद अहमद वानी। जैसे कि आपको पता ही है, क्लास 10th 11th और 12th स्टूडेंट्स के लिए जेके बोर्ड ने डेट शीट निकाला है फॉर द एग्जाम्स के लिए। तो आज डेल्टा क्लासेस के अंदर एक प्रिपरेशन सीरीज, रिवीजन सीरीज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो शुरुआत जो है वो फिजिक्स से करेंगे हम। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। आपको पता ही है कि आपके क्लास 11th 12th के फिजिक्स में बहुत सारे यूनिट्स हैं। द फर्स्ट यूनिट ऑफ द क्लास 12th फिजिक्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलो हम आज क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। इसमें हम ओनली वो क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट यूनिट है। चलो हम स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डेफिनेशन से पहले we will just show, we will just see the definition of the charge. तो चार्ज जो है बेटा, चार्ज एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है एक मटेरियल की। तो सपोज करो एग्जाम्पल, आपकी बुक्स में एग्जाम्पल्स भी होंगे जहां पर एक जो चार्ल्स डूफे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। व्हाट ही टेक, चार्ल्स डूफे ने एक तो सिलिक क्लॉथ लिया था, वो एक गिलास रॉड ली थी। एक ग्लास रॉड, एक सिलिक क्लॉथ और यार ग्लास रॉड को रब किया सिलिक क्लॉथ के साथ एंड देन सस्पेंडेड फ्रीली। फिर उसके बाद हम एक और गिलास रॉड लेंगे, उसको भी रब करेंगे किसके साथ, सिलिक क्लॉथ के साथ, एंड इनको भी ना फिर सस्पेंड करेंगे फ्रीली। व्हाट इज ऑब्जर्व ने ऑब्जर्व क्या किया, यदि हम गिलास रॉड को सस्पेंड करते हैं with front of another glass rod, but make it sure that they will not touch with each other, ये एक दूसरे के साथ टच नहीं करने चाहिए। ये चार्ल्स डूफे का एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने क्या देखा, ये जो गिलास रॉड हैं, ये दो गिलास रॉड्स हैं, ये जब भी हम एक दूसरे के सामने हम इनको रखते हैं तो ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ये रिपल करते हैं। तो एक नया सा कंसेप्ट उसके माइंड में आया कि व्हाई दिस हैपेंस। तो फिर उसके बाद उसने रबर लाया या इबोनाइट लाया, इबोनाइट को रब किया वूल के साथ, इबोनाइट को रब किया वूल के साथ, फिर इबोनाइट को भी सस्पेंड किया फ्रीली फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। इबोनाइट को रब किया रबर वूल के साथ या रबर को, एक और इबोनाइट लाए उसको भी रब किया वूल के साथ, फिर इनको क्या किया, सस्पेंड किया फ्रीली और एक दूसरे के सामने रखे, नजदीक रखा, बट मेक श्योर कि ये एक दूसरे के साथ टच नहीं करने चाहिए। तो उन्होंने ये देखा कि ये दो बॉडीज जो है ये भी रिपल होते हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन सामने आने लगी कि इट मीन्स दैट जो मैंने रब किया गिलास रॉड को सिलिक के साथ और दूसरे गिलास रॉड को, फर्स्ट गिलास रॉड एंड सेकंड गिलास रॉड, और दूसरे गिलास रॉड को रब किया सिलिक के साथ, एंड जब भी मैंने उनको सस्पेंड किया फ्रीली, ये रिपल होने लगे। इट मीन्स दैट जो इस पे चार्ज आए, जब मैंने उनको रब किया, जो इस पे चार्ज आए, ठीक है, तो इस पे भी वही चार्जेस आने लगे। तो इस चार्जेस की वजह से ये रिपल करने लगे। तो फिर हम इस तरह से डिफाइन करते हैं चार्ज को। अब जब कि हम ग्लास रॉड को सिलिक के साथ रब करते हैं, जब हम ग्लास रॉड को फिर देखते हैं, वहां पे हमने तो कुछ नहीं देखा, तो ये इनविजिबल है या इनहेरेंट है। तो मीन्स दैट जो इस ग्लास रॉड पे इंपोज हुआ, जो इस ग्लास रॉड पे जब भी हमने रब किया है, फिर उसकी वजह से इंपोज हुआ, मटेरियल से इंपोज हो गए, ठीक है। तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी एक है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं, वो चार्ज को हम डिफाइन करेंगे। चार्ज इज एन इनहेरेंट मटेरियल, चार्ज एन इनहेरेंट मटेरियल which is imposed on any body, by rubbing, which is imposed on any body by rubbing, by the virtue of which there exists an electric force. There exists an electric force. As you all know that there are four fundamental forces: electric force, gravitational force, strong nuclear force, and weak nuclear forces. तो इन उस प्रॉपर्टी जो चार्ज में है, अब चार्ज क्या है, ये इनहेरेंट मटेरियल्स है जो इंपोज होते हैं किसी बॉडी पे बाय रबिंग। तो उस प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज को हम कहते हैं, उस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी को हम कहते हैं चार्ज।
वो चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी of a material which is imposed on any body by rubbing, by the virtue of which there exists an force of attraction and force of repulsion. फिर इसके बाद ये तो एक डिफिनेशन हो गई. नेक्स्ट डिफिनेशन ऑफ द चार्ज इज दैट, जैसे कि आपको पता ही है कि एक एटम में बहुत तरीके के चार्ज होते हैं, मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं. हम कहेंगे मटेरियल पार्टिकल्स है. इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मीजॉन्स है, बोसॉन्स है, बहुत तरह के. उनको हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स. क्या कहते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स. इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, या एक्सटेंसिक एक होता है, इंट्रिंसिक एक होता है. ठीक है. इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये एक दूसरे के साथ फोर्स एक्ट कर रहे हैं. कौन सा फोर्स? Force of attraction and force of repulsion. Then we know that, then we can define the charge as, charge is an intrinsic property of an elementary particles by the virtue of which there exists a force of attraction and force of repulsion. ये हम डिफाइन करते हैं चार्ज को. ये जो चार्ज है बेटा, चार्ज, इसको हम डिनोट करते हैं या तो कैपिटल क्यू से या तो स्मॉल क्यू से. ये चार्ज होते क्या है? ये तो आपने डिफाइन किया. चार्ज एन इनहेरेंट मटेरियल, या चार्ज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल व्हिच इज इंपोज्ड ऑन एनी बॉडी बाय रबिंग, बाय द वर्च्यू ऑफ व्हिच देयर एक्सिस्ट्स एन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन, दैट्स एन इलेक्ट्रिक फोर्स. एंड दूसरी डिफिनेशन हम बताएंगे, ये जो चार्ज है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल्स. एलिमेंट्री पार्टिकल्स मैंने ऑलरेडी बताया आपको, बाय द वर्च्यू ऑफ व्हिच देयर एक्सिस्ट्स एन इलेक्ट्रिक फोर्स, या तो हम देयर एक्सिस्ट एन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन. ये चार्ज को हम डिनोट करते हैं बेटा क्यू, कैपिटल क्यू से और या स्मॉल क्यू से. ठीक है. इस चार्ज का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ चार्ज जो है बेटा, दैट इज द कूलम. और बेसिक यूनिट ऑफ चार्जेस, that is E, that is plus minus E, that is plus minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is the basic unit of the charge. इस चार्ज पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आ गए. तो चार्ल्स डूफे ने एक्सपेरिमेंट किया, तो हम फिर से वापस आएंगे उस एक्सपेरिमेंट पे. तो जब भी उन्होंने एक गिलास रॉड को दूसरे गिलास रॉड के सामने रखा तो रिपल होने लगे, और एक एबोनाइट को दूसरे एबोनाइट के सामने रखा, ये तो रिपल होने लगे. फिर एक जो है फंडामेंटल लॉ सामने आया, दैट इज द लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर. एंड द नेक्स्ट थिंग इज, अब उसके माइंड में एक और बात आई कि हम क्या करते हैं, एक गिलास रॉड को है किसके सामने रख देते हैं, एबोनाइट के सामने रख देते हैं. इट मीन्स दैट वो क्या होने लगे, अट्रैक्ट होने लगे. फिर उसके बाद एक और फंडामेंटल लॉ आया, दैट इज द unlike charges attract to each other. Unlike charge, that is a positive charge and positive charge will repel each other. Negative charge and negative charge will repel each other. Negative charge and the positive charge body जो है वो attract होते हैं एक दूसरे के साथ. ये charges जो है ये किसी body पे impose होते हैं. फिर उसके बाद actually जो चार्ल्स डूफ है, उन्होंने negative charge and positive charge नहीं बोला था, उन्होंने कहा था vitreous charge and the resinous charge. विटीरियस चार्ज जो गिलास रॉड पे आता है, रेजिनस चार्ज जो है वो एबोनाइट पे आते हैं. फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस चार्जेस को जो है साइन कन्वेंशन दिया, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कंफ्यूजन ऑफ द विटीरियस चार्ज एंड द रेजिनस चार्ज. फिर उन्होंने साइन कन्वेंशन दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने. उन्होंने कहा कि भाई आप विटीरियस चार्ज को पॉजिटिव चार्ज कहे और नेगेटिव चार्जेस को है और रेजिनस चार्ज को आप नेगेटिव चार्ज कह दीजिए. ठीक है. दैट वाज ऑल अबाउट द चार्ज. फिर उसके बाद आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज एन properties of the charge. The first property of the charge is that is the additivity. Additivity. What is additivity of the charge? अब जो ये चार्जेस हैं, देखो फिजिक्स में ऐड करने के तीन डिफरेंट तरीके हैं, न्यूमेरिक एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन एंड द वेक्टर एडिशन. तीन तरह से ऐड कर सकते हैं. तो सपोज करो अगर हमारे पास कोई बॉडी है, इसमें नंबर ऑफ चार्ज n नंबर ऑफ Q1, it's Q2, it's Q3, it's Q4, it's Q5, it's Q6, so on Qn. क्या हम इन चार्जेस को ऐड कर सकते हैं? यस.
We can add it algebraically. We can add it algebraically. Now the additivity property is nothing. It is the property of the charges that we can add the charges algebraically. हम charges को add कर सकते हैं. Suppose करो अगर एक body में n number of the charge है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Qn. So then the net charge of the total charge of the body is equal to its Q1 plus Q2 plus Q3 plus so on plus Qn. That is the property of the charge that we can add it algebraically. This property of the addition of the charge is known as additivity property. And the next property of the charge is that is quantization of the charge. Quantization means that it has come from the word quanta. Quanta means packet. That's a discrete nature. डिस्क्रीट अलग अलग नेचर है. तो सपोज करो ये प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है. क्वांटाइजेशन जब भी हम एक बॉडी में चार्जेस देखते हैं, they are not in a fractions, they are not in a decimal, they always exist in numerically 1 2 3 4. That is known as they always exist in a packets 1 2 3 4 5. They're n. Then the quantization of the charge states that the total charge of the body is equal to the integral multiple of the basic unit of the charge. Integral multiple of, suppose we have the body here, it consists of n number of the charge, then n number, that is Q is equal to Ne. The total charge of the body, it's plus minus, total charge of the body is an integral multiple of basic unit of the charge. And the basic unit of the charge is 1.6 in 10 to the power minus 19 coulomb. Let's consider here that we have a body that it is 5 number of charges, 5, n is equal to 5. It's Q1, it's Q2, it's Q3, it's Q4 and Q5. It is 5 number of the charge. Then the total charge of that body, which consists of 5 number of the charge, is that Q is equal to n, that is 5 plus my into 5 into E, that's 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. The total charge of the body which has the 5 number of charges, either electrons or the protons, it consists of total charge of Q is equal to 5 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ये जो क्वांटाइजेशन है, क्वांटा वर्ड है, एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम द क्वांटम मैकेनिक्स. दैट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया था कि जिस तरह जब ये लाइट जो है वो एक प्लेट पे आती है, फिर उसके बाद इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, फिर लाइट को डिफाइन किया था कि ये जो लाइट है जब ये किसी बॉडी पे फॉल करते हैं ये पैकेट्स में फॉलो करते हैं. दैट इज नोन एज क्वांटा हैविंग द एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू. यह क्वांटाइजेशन वर्ड यहाँ पर भी है. एक बॉडी में कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ये आधे नहीं हो सकते. एक बॉडी में आधा चार्ज नहीं हो सकता, डेढ़ चार्ज नहीं हो सकता है, डेढ़ नंबर ऑफ चार्ज नहीं हो सकते. हाउ मच? n number of 1 2. That 1 2 discrete nature of the charge is known as the quantization of the charge. That it states that total charge of the body is equal to the integral multiple of basic unit of the charge. That is the second property of the charge. And the third property of the charge is conservation of the charge. Conservation of charge can neither be created nor can be destroyed. It can be transferred from one form to the another form, or it can be transferred from one body to the another body. Let's consider an example भी हम इसमें दिखाते हैं कि सपोज करो हमारे पास ये ग्लास रॉड है, we just rub it with a slick cloth. What happens? The number of charges that is removed by a glass rod by rubbing, that total number of charge will be added in the slick cloth. वो जितने number of charge जो है वो glass rod lose करेगा from its surface, उतने ही number of charges जो है वो gain करेगा slick cloth by rubbing. क्योंकि हम काम करते हैं, rub करते हैं, इसी की वजह से charges जो है वो release होते हैं. जितने number of charges release होते हैं उतने ही number of charge जो है emit करता है कौन? Slick cloth. And the second example is यूरेनियम को आप बम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन के साथ, वहां पे थोरियम आ जाता है, और वहां पर भी हम देखिए टोटल नंबर ऑफ चार्ज बिफोर रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ चार्ज आफ्टर प्रोडक्ट्स. यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड जो है टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट NaCl को आप एक्वस सॉल्यूशन में आप आयोनाइज करो, दैट इज Na पॉजिटिव NCl नेगेटिव. टोटल चार्ज बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल चार्ज आफ्टर रिएक्शन. These are some, and the very important example is that peer production and peer annihilation. जब भी गामा रे को हम बम्बार्ड करते हैं, वहां से पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वहां पर भी चार्ज जो है
क्योंकि गामा जो है इन कंपाउंड फॉर्म हैविंग द नेट चार्ज 0, लेकिन जब हम प्रोडक्टेड साइड में देखते हैं E प्लस एंड E नेगेटिव, वहां पर भी चार्ज जो है वो 0 रहता है। नेट चार्ज बिफोर एंड आफ्टर जो है वो कौन, दैट इज द कंजर्वेशन। पियर एनिलेशन, अब एनिलेट होते हैं, ठीक है, तो गामा अब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मिल जाते हैं, वहां से गामा रे फोटॉन बन जाता है। वो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। देयर आर three properties of the charge. First one is the additive property, another one is the additive property and the quantization, and another is the conservation of the charge. ये तीन आप अच्छे से पढ़ लेंगे एग्जाम्स के लिए। And the very important thing is now जो हम करने जा रहे हैं, that is the Coulomb's law। अब ये दो चार्ज, इससे पहले जो है चार्ज बाय कंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन, हम चार्ज की प्रॉपर्टी वो आपको यहां पर ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि अब ये रिविजन सीरीज करने जा रहे हैं हम। तो नेक्स्ट थिंग इज जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज द Coulomb's law. Coulomb's law in an electrostatics. What the Coulomb's law is? Actually, in that Coulomb's law, we are taking the positive charge. अब electrostatics हम पढ़ रहे हैं, हम चार्ज के बारे में आपने डिटेल पढ़ी है, चार्ज होते क्या है, इट्स एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल। अब अगर चार्ज को हम पढ़ेंगे, we just study the charge, its property, its behaviors, हाँ, when the charge is at rest, उस प्रॉपर्टी को पढ़ने को कहते हैं, उनके बिहेवियर को पढ़ने की, उनके प्रॉपर्टीज को पढ़ने को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, व्हिच डील्स विद स्टडी। अब यहां पर इस वाली पोर्शन में हम चार्ज को पढ़ेंगे, लेकिन एक बात आप माइंड में रख लीजिएगा कि ये जो चार्जेस हैं बेटा, ये रेस्ट पे है। हम बात करेंगे चार्ज जब रेस्ट पे होंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, फिर हम पोटेंशियल की बात करेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज को मूव करेंगे, जिसको हम डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द चार्ज कहते हैं, दैट इज नोन एज करंट। वो हम अलग, वो इस वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज को रेस्ट पे ही पढ़ेंगे। लेट्स टेक एग्जांपल नाउ Coulomb's law. What the Coulomb's law is? Coulomb's law gives the magnitude and the direction of the force between the two charged particles. जो दो क्वेश्चंस में जो है वो डिवाइड होता है। The first one is the magnitude of the force, second one is the vector form of Coulomb's law. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया था। Let's consider here Coulomb's law क्या बना, ठीक है। जो Coulomb's law क्या कहता है कि अगर आपके पास दो चार्जेस है, let's consider the two charges here. This is the Q1 charge and this is the Q2 charge. लेकिन ये चार्जेस क्या होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। The Coulomb's law is obeyed only for the point charge. ये हम आगे प्रॉपर्टीज आप इसके पढ़ेंगे, ठीक है। Let's consider these two charges are placed at a distance of r. That is Q1 charge and Q2 charge. They are placed from each other at a distance r. Okay. तो कूलम ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अब ये चार्ज और ये चार्ज ये एक दूसरे के साथ फोर्स एक्सर्ट करते हैं। Then the magnitude of the force is directly proportional to the product of charge. अब जितना चार्ज ज्यादा होगा, जितना प्रोडक्ट उनका ज्यादा होगा, उतना फोर्स इनमें ज्यादा अप्लाई होगा, उतना फोर्स इनमें ज्यादा, या फोर्स ऑफ इंटरैक्शन उसमें ज्यादा हो। इंटरैक्शन मींस रिपल्शन एंड इंटरैक्शन। द फर्स्ट थिंग व्हाट ही सेड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स between the two charged particle is directly proportional to the product of the charge, and that force is inversely proportional to the square of the distance, that is square of the distance, means that अब next thing is, पहले उन्होंने कहा कि भाई ये दो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है, सॉरी ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ, जितना प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा होगा उतना उसमें उनमें फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, जितना कम मैग्नीट्यूड होगा उतना फोर्स में कम लगेगा। नेक्स्ट थिंग उन्होंने कहा कि भाई अगर आप उनको दूर भी रखेंगे तो फोर्स कम अप्लाई, अगर नजदीक में रखेंगे तो फोर्स ज्यादा उनमें एक्सर्ट होगा। दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। तो इनको हम कंबाइन करते हैं, विच इंप्लाइज कंबाइनिंग। मैं अब यहां पे देख रहे होंगे, आई एम नॉट शोइंग दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आई एम नॉट शोइंग इन ए वेक्टर नोटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ओनली डूइंग इट द मैग्नीट्यूड, ठीक है। एफ इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, combining equation first and second, we get F is directly proportional to Q1 Q2 divided by r², which implies F is equal to K times Q1 Q2 divided by r², where K is the constant of proportionality known as the electrostatic constant. ये जो K होता है बेटा, ये K होता है, that is 1/4 pi epsilon naught.
1/4 पाई, और इसका वैल्यू जो होता है बेटा दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब यूनिट्स इसमें निकालेंगे, k को ऐसे रखो fr², k इज इक्वल टू, यहां से हम साइड में यूनिट्स निकालेंगे, k इज इक्वल टू दैट्स fr² डिवाइडेड बाई q1 q2। अब q का वैल्यू जो हम निकालेंगे दैट इज द 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पर कूलम स्क्वायर। देखो इसका न्यूटन है मीटर स्क्वायर का, दैट्स r इंटू r, दैट्स मीटर स्क्वायर, q1 q2 ऊपर आएगा, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एंड द नेक्स्ट इज दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? नॉट आया, इट मींस दैट द फ्री स्पेस, द चार्ज, हियर इज द चार्ज द मीडियम, और देयर इज अ फ्री स्पेस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल, ये तब ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है, दैट्स एन एप्सिलॉन नॉट, इट इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मींस दैट ये फ्री स्पेस की एबिलिटी है, ये कितना फोर्स अप्लाई या एलो करता है बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। ये एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है? दैट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। एप्सिलॉन नॉट को ऐसे रखो, इसको ऊपर लाओ, दैट इज पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, दिस इज एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो नाउ कूलम्स लॉ का मैग्नीट्यूड हम देखेंगे, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई q1 q2 divided by r square. This is the Coulomb's law. Now Coulomb's law states that the force between the two charged particle is directly proportional, magnitude of the force is directly proportional to the product of the charge and inversely proportional to the square of the distance. That is, f is directly proportional to q1 q2, f is inversely proportional by r square, f is equal to k times q1 q2 divided by r square, where k is the constant of proportionality known as electrostatic constant, और इस k का वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो पावर पाई जो कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड इसका वैल्यू जो है 9 × 10⁹ मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द न्यूटन्स लॉ इन, सॉरी दिस इज द कूलम्स लॉ इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। नाउ नेक्स्ट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब डायरेक्शन में हम दिखाएंगे। पहले हमने कूलम्स लॉ को मैग्नीट्यूड में शो किया था कि भाई ये जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब बात करते हैं इसका वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। अब डायरेक्शन शो करेंगे। लेट्स कंसीडर द टू चार्ज पार्टिकल हियर इन अ स्पेस, दिस इज q1 चार्ज and this is q2 charge. These two charge particles is in a space. We just show the position of these charge particles in the form of vectors. In the form of, let's consider that these are in a Cartesian coordinate system. हम ये चार्ज पार्टिकल जो है बेटा, इस चार्ज पार्टिकल की पोजीशन हम डिफाइन करेंगे in terms of a vector. We just draw a vector here. Let's consider that this is the vector r1. That vector r1 shows the position of charge q1, shows the position of charge q1. Okay, the next thing is, अब इस charge q2 की position हम define करेंगे. Let's consider that this is r2 vector. This is r2 vector. Okay, now this is positive charge. This is also the positive charge. We are taking the positive charge here. This charge particle will apply a force on q2, and this charge q2 applies a force on q1. ये जो चार्ज पार्टिकल ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स है, बिकॉज दे आर द सेम टाइप ऑफ द चार्ज, इट मींस दैट दे विल रिपल ईच अदर। अब फोर्स ऑन q1, अब फोर्स कहां किस पे लगेगा? q1 पे लगेगा, बिकॉज ऑफ q2, इसको हम ऐसे लिखेंगे, दैट इज फोर्स ऑन चार्ज q1 ड्यू टू चार्ज q2। अब डिस्टेंस कहां से आएगी? तो हम सपोज करो दिस द डिस्प्लेसमेंट हियर, तो ये a है, दिस इज द b। अब डिस्टेंस कहां से लेंगे? हम r2 से लेकर r1 लेंगे, क्योंकि यहां से मेजर, हम तो यहां से मेजर नहीं करेंगे, तो डिस्टेंस विल बी दैट इज r21। ये है, दिस इज अलोंग दिस डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर हम लेंगे, या डायरेक्शन अगर हम लेंगे दैट इज अ यूनिट वेक्टर, एंड डिस्टेंस देंगे दैट इज r21 डिस्टेंस। तो इन दो q1 जब फोर्स q1 पे लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस चार्ज q2, द डिस्टेंस वी विल टेक द r21, and the unit vector will be r21 unit vector. Unit vector shows the direction of this force.
अगेन नाउ अब इस चार्ज पार्टिकल Q2 पे फोर्स लग रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है? Q1 फोर्स लगा है, कहां की तरफ? यहां की तरफ। इसको हम देखते फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 2 ड्यू टू चार्ज पार्टिकल 1। अब डिस्टेंस कहां से लेंगे? ए बी हम लेंगे, दैट ए बी इज R12, R12। तो दिस इज द यूनिट वे, डायरेक्शन है तो R21 देखिए, R21, ठीक है। नाउ तो आई थिंक ये समझ आया होगा आपको। तो चार्ज Q1 है, चार्ज Q2 है, चार्ज Q1 पे फोर्स लगा रहा है चार्ज Q2, एंड चार्ज Q2 फोर्स लगा रहा है चार्ज Q1। इसको हम लिखेंगे, लेट्स कंसिडर द टू चार्ज पार्टिकल, लेट अस कंसिडर द टू चार्ज पार्टिकल, Q1 and Q2 placed from each other, ठीक है। हम बोलेंगे लेट R1 is the position vector of Q1, and R2 is the position vector of Q2. So R1, R2, these are the position vector of charge Q1 and charge Q2. Now we will just tell it that हम इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, let F12 vector is the force on Q1 due to Q2. तो हम, that is the force on charge Q1 due to charge Q2. We just find it here according to Coulomb's law. According to Coulomb's law. What did it say? That's F12, that is force on charge particle 1 due to charge particle 2, that is 1 divided by 4 pi epsilon naught, that is Q1 Q2 divided by, अब डिस्टेंस कहां से लेंगे? तो ये Q2 से लेकर Q1 डिस्टेंस, we will just write it R21, that is R21. Why? Because we are measuring distance from B to A. We'll just take the distance from B to A. जब हम F2 पे फोर्स लगेगा due to force F1, that is we will just take the distance from A to B. Okay. अब ये वेक्टर है, इसको भी वेक्टर दिखाएंगे। How we will just show it is a vector. We will just draw a unit vector R21 unit vector. Okay, it means that now this is a vector. Unit vector क्या होता है? You know that unit vector is a vector of a given vector having magnitude magnitude 1 and direction same as that of unit vector. And the unit vector is equal to vector divided by magnitude. Vector divided by, suppose करो अगर हमारे पास कोई vector A है, इसका unit vector क्या होता है? This is the A के the unit vector. It is the vector same. Unit vector is a vector of a given vector having magnitude 1 and direction same as that of a given vector. Okay, अब ये यूनिट वेक्टर किसके बराबर? We know that R21, what is this R21? This is R21 vector divided by R21 magnitude. Okay, now this is equation number first. Therefore, from equation first, F12 is equal to, it's 1 by 4 pi epsilon naught, it's Q1 Q2 divided by R square, Q1 Q2 divided by R21 square into F's unit vector के बदले हम क्या लिखेंगे? R21 vector divided by R21 magnitude. Okay, this R21 vector and R21 this square and R21, it means that's a R21 cube. Go F12 is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught. It's Q1 Q2 divided by R21 cube into R21 vector. So this is the vector. हाँ, अब यहाँ पर हम एक और चीज कर सकते हैं. What is this R21? इसको हम लिखते हैं R2 minus R1. This is F12 is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught.
it's q1 q2 divided by this r2 minus r1 का cube into r21 vector. This is the Coulomb's law. This is the Coulomb's law in vector form. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे. Okay. Now the next is we will just find F21. हम F21 भी फाइंड आउट करेंगे. F21 तो F21 किसके बराबर होगा? F21 is equal to F21 vector. The force on charge particle 2 due to charge particle 1, that will be, that's 1 by 4 pi epsilon naught. It's q1, it's q2 divided by, अब डिस्टेंस कहां से लेंगे? विल जस्ट डिस्टेंस AB, दैट इज हम लिखेंगे AB का स्क्वायर एंड R AB का स्क्वायर. ठीक है, तो AB यूनिट वेक्टर. ऐसे भी यहां पर भी BA लिख सकते हैं, जैसे मैंने डायरेक्टली लिखा. तो मीन्स दैट AB, व्हाट इज दिस? F21 इज इक्वल टू, दिस इज 1 by 4 pi epsilon naught. इट्स q1 q2. अब ये AB जो है, AB A से लेकर B तक हम लिख सकते हैं उसको R12. दिस इज R12 का स्क्वायर इनटू, अब ये है R12 का यूनिट वेक्टर. अगेन R12 यूनिट वेक्टर, R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, दैट्स R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड. तो पुट इट हियर. तो देयरफॉर F21 is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught. It's q1 q2 divided by R12 cube into R12 vector. This is also Coulomb's law in vector form. Okay, ये तो ठीक है. चलो अब हम प्रूव करेंगे क्या ये Coulomb's law in a vector form of Coulomb. Is it obeys Newton's third law of motion? As you know that for Newton's third law states that to every action there is an equal and opposite reflection means that to every action there is an equal and opposite reaction, that is F12 is equal to minus of F21. Yeah, FEB, force on A due to body B, that is equal to minus of FBA. Is it follows the Newton's third law of motion? Yes, it follows the Newton. Listen here. अब यहाँ पर let's suppose that F21 जो है, ये जो R12 या R12 वेक्टर, ये R12 वेक्टर को मैं लिख सकता हूं ना R21 माइनस में. अगर वाई देखो, R12 इस डायरेक्शन में, दिस इज R21 इस डायरेक्शन, सॉरी R21 इस डायरेक्शन में, R12 इस डायरेक्शन में, मीन्स दैट दिस इज R21 इस डायरेक्शन में एंड R12 इस डायरेक्शन में है. दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. इट मीन्स दैट R12 इज माइनस ऑफ R21. अब इस R12 के बदले हम क्या देंगे? R12, दैट्स F21 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इट्स q1 q2 डिवाइडेड बाई R12 क्यूब इनटू R12 के बदले हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ R21. माइनस को बाहर निकालेंगे, दैट्स F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इट्स q1 q2 divided by R12 cube into R21 vector. What is this from equation second? 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught, q1 q2, R12 बोलो या R2 बोलो, they are the same thing because it is in a magnitude, okay, into R21. अब ये R21 ये तो ये है, it is an F21. वो therefore from equation first second, तो F12 is equal to अब देखो यहां तो माइनस है, माइनस को रख लीजिए. व्हाट इज दिस? इज इट F12? सॉरी, वेट अ सेकंड, वी विल जस्ट फ्रॉम इट F21 इज इक्वल टू F21, माइनस को ऐसे रखेंगे. व्हाट इज दिस? 1 by 4 pi. इज इट दिस F12? या, दिस इज F12. दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो दिस वाज ऑल अबाउट द Coulomb's law in a vector form. Coulomb's law in a vector form. Okay, you just write it. Next thing is, we'll go for the electric field. Inshallah, next video जो आएगा, that will be for the electric field.
We will just take some questions like electric field lines, properties of the electric field lines, electric field intensity due to an electric dipole at an axial point, at an equatorial point, torque acting on